जैसे बच्चों हम पढ़ रहे थे खनिज संसाधन। खनिज संसाधन के अंतर्गत हमने लोहा, स्लग, तांबा, अन्य कई धातुएं पढ़ी। इसी के अंतर्गत अगला जो टॉपिक है वो है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं, ऊर्जा संसाधन क्या होता है, ऊर्जा संसाधन किस प्रकार प्रक्रिया करता है। जिस प्रकार एक मनुष्य है उसके लिए भोजन एक ऊर्जा का स्रोत है, उसी प्रकार औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं उन औद्योगिक क्षेत्रों के अंतर्गत भी ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऊर्जा क्या होती है, ऐसा प्राकृतिक स्रोत यानी प्रकृति से प्राप्त होने वाला स्रोत जिसमें मानव, सूर्य और जीवाश्म पदार्थ परमाणु घटकों से प्राप्त करता है। यानी ऊर्जा का जो स्रोत है वो मानवीय क्रियाओं के द्वारा, सूर्य के किरणों के द्वारा, धरती में रहने वाले जीवों के द्वारा, परमाणु घटकों के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत यदि हम बात करें तो ऊर्जा जो है वो दो प्रकार से बांटी जाती है, दो प्रकार से होती है। एक होती है परंपरागत ऊर्जा स्रोत और एक होती है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत वो ऊर्जा आती है जिसकी एक लंबी अवधि से लगातार जिन ऊर्जा स्रोतों का हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं उनको हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। और परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत जिन पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है आदि, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा, इनको परंपरागत में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि प्राचीन काल में वे पेड़ पौधे जो किसी प्रोसेस या किसी प्रक्रिया के द्वारा धरती के नीचे दब गए और दबने से एक संपीड़न प्रक्रिया की वजह से वो पेड़ कोयले के रूप में परिवर्तन हो गए और उसी प्रकार चट्टानों के रूप में भी कोयले हम प्राप्त करते हैं। यानी परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत धरती में दबे हुए पदार्थों के संपीड़न बल की प्रक्रिया के द्वारा कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि की प्राप्ति हम परंपरागत स्रोत के अंतर्गत करते हैं। दूसरा जो है वो गैर परंपरागत आता है। गैर परंपरागत के अंतर्गत हम ऊर्जा के उन स्रोतों को सम्मिलित करते हैं जो लगातार हम उपयोग करेंगे उनकी पुनर्भरण यानी दोबारा प्राप्ति हो सकती है। जैसे सूर्य से प्राप्त होने वाला सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा है, अन्य कई अन्य स्रोत हैं जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उनको हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं क्योंकि इनका हम लगातार उपयोग करने से इनका पुनर्भरण आसानी से हो जाता है। लेकिन परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है उनका पुनर्भरण नहीं हो सकता। यानी जिन खानों से हम कोयला प्राप्त करते हैं यदि लगातार उपयोग करने की वजह से यदि कोयला समाप्त हो गया तो उनका पुनर्भरण नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के रूप में जर्मनी का एक शहर जो वर्तमान में बहुत बड़ा शहर है रूहर जो क्षेत्र था वो प्राचीन काल में प्रारंभिक अवस्था में एक कोयला उत्पादन क्षेत्र के रूप में प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे कोयला निकलना प्रारंभ हुआ और कोयला इस मात्रा में निकला कि निकलते निकलते एक दिन कोयले की वहां समाप्ति हो गई। लेकिन कोयला समाप्त होने के बाद आज रूहर एक बहुत बड़ा शहर है, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं। लेकिन उनका प्रारंभ जो हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था, कोयला उत्पादन क्षेत्र। यानी परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत किसी ऊर्जा संसाधन का प्रारंभ होता है और धीरे धीरे उसकी समाप्ति भी होती है। लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की पुनर्भरण हो जाता है। यानी एक बार यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको पुनर्भरण हो सकता है, लेकिन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत पुनर्भरण असंभव, लगभग असंभव सा होता है। यदि हम बात करें कोयला क्षेत्र की तो कोयला जो है वो पूरी दुनिया में भारत का तीसरा स्थान आता है और तीसरे से पहला स्थान इसमें चीन का है, दूसरा अमेरिका का और भारत का तीसरा स्थान है। कोयले के भंडारों की यदि बात की जाए तो कोयले के भंडारों में भारत में कोयला उत्पादन दृष्टि से 285 अरब टन कोयले के भंडार हैं जो एक भारी मात्रा में ऊर्जा संसाधन के रूप में इस्तेमाल में किए जाते हैं। कहते हैं जो 285 अरब टन कोयला है उसका 77% जो कोयला है वो तापीय विद्युत गृहों में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कोयला जो है उसका अधिकतम मात्रा जो है वो तापीय विद्युत गृहों में इस्तेमाल की जाती है। और कोयला उत्पादन की दृष्टि से या कोयला उत्पादन के अंतर्गत सबसे पहला जो प्रयास किया गया यानी कोयला निकालने का सबसे पहला प्रयास जो किया गया 1814 में रानीगंज पड़ता है पश्चिम बंगाल में। रानीगंज पश्चिम बंगाल के अंतर्गत एक खान थी जिसमें सबसे पहला कोयला उत्पादन का प्रारंभ किया गया। इसी की श्रेणी के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो कोयला जो होता है वो कई अवस्थाओं में पाया जाता है और
और इसी श्रेणी के अंतर्गत 4-5 श्रेणियों में बांटा जाता है, जिसमें हम आज बात करते हैं जिन श्रेणियों के अंतर्गत उसमें कोयले में जो कार्बन की मात्रा होती है, यानी उसके जलने की जो मात्रा होती है, उसके आधार पे उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। कोयले की शुद्धता के आधार पर कोयले में जितनी ज्यादा आग निकलेगी, यानी कार्बन की मात्रा का आधार यही है कि कोयले में जितनी आग निकलेगी धुआं कम होगा, जितनी लंबी अवधि तक वो आग जलेगी वो कार्बन की मात्रा को दर्शाता है। यानी जितना उत्तम किस्म का कोयला होगा उसमें आग ज्यादा होगी और धुआं कम होगा। उसी प्रकार जिस में कोयले की मात्रा के अंतर्गत जिसमें धुआं अधिक होगा, आग कम होगी, वो निम्न किस्म का कोयला माना जाता है। इसी श्रेणी के अंतर्गत हम बात करते हैं कोयले को एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट कहा जाता है। कोयला जो है उसमें सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट माना जाता है। एंथ्रासाइट में लगभग 80 से 90% कार्बन की मात्रा होती है, यानी जलने की दृष्टि से सबसे उत्तम किस्म का कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है, जिसमें लगभग 80 से 90% कार्बन की मात्रा होती है। दूसरा इसमें आता है बिटुमिन्स। बिटुमिन्स के अंतर्गत लगभग 75 से 80% कोयले की मात्रा होती है, मतलब इसमें कार्बन की मात्रा होती है जिसमें जलने की। एंथ्रासाइट से थोड़ा निम्न किस्म का कोयला बिटुमिन्स माना जाता है। बिटुमिन्स के बाद में अगली जो बात आती है वो आती है इसकी लिग्नाइट की। लिग्नाइट भी एक उत्तम किस्म का कोयला होता है, लेकिन उसमें जलने की या कार्बन की मात्रा जो है वो 35 से 50% के बीच में मानी जाती है। और लिग्नाइट के बाद में अंतिम अवस्था निम्न किस्म का जो कोयला होता है वो पीट कोयला होता है। इस प्रकार एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट इस आधार पर कोयले का क्रम कार्बन की मात्रा पे रखा जाता है। तो इसके आधार पर हम बात करते हैं कि भारत में जो 4 प्रकार के कोयले आपको बताए गए उनकी मात्रा के आधार पर जो कोयला प्रारंभ हुआ है, कोयले की जो मात्रा थी उस मात्रा के आधार पर कोयला जो था वो किस श्रेणी के चट्टानों में पाया जाता है और किस प्रकार पाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि पूरे विश्व का विभाजन तो पर्वतीय श्रृंखलाओं के अंतर्गत 2 श्रेणियों में बांटा गया, एक गोंडवाना और एक टर्शियरी। यानी गोंडवाना श्रेणी के अंतर्गत जो चट्टानें मानी गई वो लगभग वर्तमान में जो कोयला प्राप्त होता है वो लगभग 98% कोयला जो है भारत में वो गोंडवाना श्रेणी के चट्टानों में अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया भी था कि चट्टानों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। और अवसादी जो चट्टानें होती हैं वो परतदार चट्टानें होती हैं, एक परत के ऊपर दूसरी परत होती है, और इसी वजह से इसमें गोंडवाना के अंतर्गत जो 98% कोयला है वो परतों के रूप में जमा होता है, और लगभग 2% कोयला जो है वो टर्शियरी युग के अंतर्गत या टर्शियरी काल की जो चट्टानें हैं उनमें पाया जाता है। लेकिन भारी मात्रा में जो कोयला है वो गोंडवाना श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। कहा जाता है भारत में एक बड़ी मात्रा में लिग्नाइट जो कोयला है वो पाया जाता है, जो आज से लगभग 15 से लेकर के 60 लाख वर्ष पूर्व धरती के अंदर दबे हुए जो अवशेष थे उन अवशेषों के अंतर्गत इसका निक्षेप पाया जाता है। आज यदि हम भारत के तटीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो भारत में तटीय जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों के अंतर्गत पूर्वी भारत से लेकर के पश्चिमी भारत की बात की जाए तो कोयले का जो उत्पादन सबसे ज्यादा है वो भारत के पूर्वी क्षेत्रों के अंतर्गत है, जिनमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में। दक्षिणी भारत के कुछ क्षेत्रों में भी कोयला उत्पादन है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो भारत के पूर्वी क्षेत्रों में है। इसी में यदि हम आगे बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन जो है वो झारखंड में बताया गया है। झारखंड के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों के अंतर्गत कच्चे माल के रूप में कोयले का उत्पादन एक महत्वपूर्ण आधार है। यानी किसी भी उद्योग को प्रारंभ करने के लिए ऊर्जा का स्रोत सबसे नजदीक देखा जाता है, जिसमें कोयला ऊर्जा के रूप में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें सबसे पहला राज्य आता है झारखंड। झारखंड में जहां पर कोयला उत्पादन होता है उन जिलों के अंतर्गत धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह, आसनसोल, गिरिडीह और पश्चिम बंगाल में जो है वो रानीगंज और आसनसोल है। यानी धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह तो झारखंड में है और पश्चिम बंगाल में है रानीगंज और आसनसोल। छत्तीसगढ़ में है रायगढ़, ओडिशा में है देशगढ़ और तलचर, असम में है माकुम, लखीमपुर, तेलंगाना में है सिंगरेनी। बच्चों ये चीजें जो मैंने अलग अलग जिले आपको बताए हैं ये ज्यादातर भारत के नक्शे के अंतर्गत बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखने हैं कि भारत के किस राज्य में, जैसे मैंने बताया कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो है उन राज्यों के अंतर्गत कोयला उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, जिसमें झारखंड में धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह 3 बताया, पश्चिम बंगाल में रानीगंज और आसनसोल, छत्तीसगढ़ में रायगढ़, ओडिशा में देशगढ़ और तलचर है, असम में माकुम, लखीमपुर है, तेलंगाना में
सिंगरेनी है। तो ये नक्शे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए इसको याद रखने का मूलाधार है। और ये चीज भी मैंने आपको बताई कि इसके साथ साथ अपना राजस्थान जो है वो भी कोयला उत्पादन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजस्थान के अंतर्गत बाड़मेर जो जिला है, उस बाड़मेर जिले के अंतर्गत कपूरडी है, जालिपा है, गिरल है, बड़ाखा है, गुगा है, सीव है, ये प्रमुख क्षेत्र है जहां पर लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। बीकानेर में बरसिंहसर है, पलाना है, बूढ़ा है, नागौर, मेड़ता, कुचेरा, ये क्षेत्र है जहां पर लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है, जो कि तापीय विद्युत ग्रहों के अंतर्गत इस कोयले को भेजा जाता है। यानी कोयला जो है वो ठोस अवस्था में न पाके एक चूरे के रूप में पाया जाता है राजस्थान में, जिसको तापीय विद्युत ग्रहों में पहुंचाया जाता है। यानी लगभग राजस्थान में पाया जाने वाला जो कोयला है उसको तापीय विद्युत ग्रहों में पहुंचाया जाता है, जिससे बिजली उत्पादन की जाती है।